Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about matrices of class 12th by NCERT. तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में या मैट्रिसेस के बारे में। देखिए मैट्रिसेस इज़ अ प्लूरल वर्ड और इसका सिंगुलर वर्ड होता है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का काम क्या होता है या मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन डेली लाइफ जहाँ पे भी आप जाते हो, किसी भी बिजनेस को या फिर किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो उसमें हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं, यानी डेली लाइफ में मैट्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो ये सबसे यूजफुल कह लीजिए, एक तरह से सबसे यूजफुल चैप्टर होता है डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए, जैसे कोडिंग के लिए या किसी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं उनका वर्कलोड या फिर वर्किंग डे या फिर सैलरी काउंट करने के लिए या बहुत सारे डाटास को सॉल्व करने के लिए, एक साथ रखने के लिए मैट्रिसेस का यूज हम करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक डाटा मैं बना रहा हूँ, जैसे अगर डाटा के नाम पे मैं ये बोलूँ कि आपके क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे राम है, श्याम है, राजू है, सपोज करिए इनके पास कुछ नोटबुक्स हैं, कुछ पेन्स हैं। सपोज कर लीजिए राम हैज़ 50 notebooks and 12 pens. श्याम जो है इसके पास 20 notebooks हैं एंड 20 पेन्स हैं। राजू जो है इसके पास 15 नोटबुक्स हैं एंड 10 पेन्स हैं। तो देखिए एक डाटा ये जो हो गया, ये डाटा कैसा हो गया, एकदम रिटन फॉर्म में हो गया। अगर ऐसे ही हमको 10 डाटा 20 डाटा या 25 डाटा लिखना होगा तो बहुत ज़्यादा जगह एक्वायर करेगा ये। इस चीज़ को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, अगर सपोज कर लीजिए इस चीज़ को हम सिंपली लिख दें ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम का डाटा, फिर ये श्याम का डाटा और ये राजू, और यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया नोटबुक के लिए और पेन्स के लिए। तो हम एक ही डाटा में यहाँ पे लिख सकते हैं दैट राम हैज़ 50 नोटबुक्स एंड 12 पेन्स, श्याम हैज़ 20 notebooks and 20 pen and Raju has 15 notebooks and 10 pens. मैंने इस डाटा को ऐसे लिख दिया। इसी डाटा को चाहें तो अगर हम कहीं और स्टोर करना चाहें तो इस डाटा को हम सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं 50 20 15 12 20 और 10। यहां पे अगर हम डाटा को देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये राम के लिए डाटा है, ये श्याम के लिए है और ये राजू के लिए है। और इधर से बात करें तो हम ये कह सकते हैं ये नोटबुक के लिए है और ये पेन के लिए है। इतनी जगह इतने अंदर समा गए, यानी कि आपने एक वेल डिफाइंड तरीके से और एक छोटे तरीके से आपने ये सब लिख दिया। तो देखिए इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, और इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा लिखना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे इस चीज़ में लिख सकते हो और उसका सॉल्यूशन आप तुरंत पा जाओगे। जैसे अगर यहीं से सपोज कर लो काउंट करना हो कि तीनों पर्सन के पास, यानी राम श्याम एंड राजू के पास कितने नोटबुक्स हैं, तो हम डायरेक्टली इसको ऐड कर लें, हमको नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स पता चल जाएंगे। पेन पता करना हो तो मैं इसको ऐड कर लूँ, नंबर ऑफ पेन्स पता चल जाएंगे। या टोटल आइटम्स पता करने हो, यानी कि इंक्लूडिंग
नोटबुक एंड पेन, तो मैं सबको ऐड कर लूँगा, या फिर और भी तरीके के अगर डाटा पता करने हो तो मैं पता कर सकता हूँ। ध्यान दीजिए, इसमें हम ऐसे देखते हैं कि अगर हम इस तरह से जा रहे हैं, यानी कि ये वाले तरीके से जा रहे हैं ये, तो इसको हम रोज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसको हम रोज से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, रो 1, दूसरे को रो 2 और तीसरे को रो 3। एंड ये वाला जो होगा, ये ऐसे जो आएंगे, इसको हम कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ये जो होगा, ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे, यानी इस वाले चीज को हम कहेंगे फर्स्ट कॉलम, और सेकंड वाले चीज को हम कहेंगे सेकंड कॉलम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल की तरफ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने में। जैसे बात को ऐसे समझेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर है तो जाहिर सी बात है वो कोई आइटम्स बेच रहा होगा। सपोज कर लीजिए वो 3 आइटम्स को बेच रहा है या 4 आइटम्स को बेच रहा है। शॉपकीपर जो है वो 4 आइटम को बेच रहा है। फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम। क्लियर? दिन भर में जो कस्टमर्स आते हैं, एक पूरे होल डे में जो कस्टमर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ कस्टमर आ रहे हैं सब, ये कस्टमर के लिए मैं बता दिया, यहाँ पे आपके कस्टमर्स आ रहे हैं। कस्टमर 1 आया और कस्टमर है वो कोई भी आइटम खरीद सकता है और कितना भी खरीद सकता है। सपोज कर लीजिए उसने 2 आइटम फर्स्ट वाले खरीदे, 3 ये वाले खरीदे, 4 ये खरीदे, ये नहीं ये 5 खरीदा, ऐसे खरीद लिया। सेकंड कस्टमर आया, सेकंड कस्टमर जो आया उसने इसको 10 में खरीदा, ये 5 में खरीदा, ये 3 में खरीदा और ये 1 लिया। थर्ड कस्टमर आया, उसने इसको क्या किया, इसको 12 ले लिया, इसको 24 लिया, इसको 36 ले लिया और ये सपोज कर लीजिए ये 14 ले लिया। या कस्टमर 4 आया, उसने कहा नहीं मुझे बस एक ही आइटम चाहिए और उसने 100 आइटम्स ले लिए यहाँ पे और बाकी कोई भी आइटम उसने नहीं खरीदे। सपोज कर लीजिए ये डाटा है आपका, इस डाटा को आपको लिखना है या रिप्रेजेंट करना बहुत ही इजी वे में, तो आप सिंपल सा क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इस मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, ये कस्टमर्स के लिए लिस्ट हो गई। आप इस मैट्रिक्स को ऐसे बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे आइटम्स के लिए 2, 10, 12, 100, यहाँ 3, 5, 24, 0, 4, 3, 36, 0, 5, 1, 40, 0। चलिए ये रिप्रेजेंट हो गया आपका मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अब अगर आपको कोई पूछे, जैसे हमको पता है कि हमने इधर कस्टमर के लिए लाइन ली हुई है और ये आइटम्स हैं, जैसे आपको किसी ने पूछा कि कस्टमर कितने थे, तो आप नंबर ऑफ रोज को ऐसे काउंट कर लो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 और रो 4, यानी कि हमारे पास 4 कस्टमर हैं। आइटम्स हमारे पास अगर काउंट करना हो तो हम इसको कॉलम कर लें, कॉलम को काउंट कर लें, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और ये कॉलम 4। अब ऐसे सिंपल सा डाटा है, अगर आपसे किसी ने भी बोल दिया कि आप बताओ कस्टमर 4 ने पहला आइटम, यानी पहला आइटम जो था वो कितना खरीदा,
तो आप तुरंत जाओगे कस्टमर 4 पे और पहला आइटम ये वाला लिस्ट है, यानी कि उसने पहला आइटम 100 पीस खरीदा है और उसने पूछ लिया दूसरा आइटम कितना खरीदा, तो उसने 0 खरीदा है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को एक सिंपल वे में लिख सकते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और इसको बाद में हम जो भी कैलकुलेट करना चाहें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर बात यह है कि इससे अभी तक जो लीनियर इक्वेशंस आते हैं वो ज़्यादा सॉल्व होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजीली लीनियर इक्वेशन जो होते हैं वो हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, एक से ज़्यादा मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं चुटकी बजा के। अभी आप प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होगे या 3 वेरिएबल पढ़े होगे। अगर 4 वेरिएबल भी हो, 5 वेरिएबल भी हो, तो मैट्रिक्स की हेल्प से बहुत ही कम समय में उसको कैलकुलेट या सॉल्व किया जा सकता है, उसकी वैल्यूज निकाले जा सकते हैं। तो देखिए अब अगला टॉपिक आता है कि हम इसके अंदर जो मौजूद ये हमने डाटाज लिखे हैं इसका नाम क्या देंगे। तो हम इसमें कहते हैं इस डाटाज को, हर एक डाटाज को एक एलिमेंट, यानी कि ये मैट्रिक्स का क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। और मैट्रिक्स के एलिमेंट से ही या मैट्रिक्स के रो और कॉलम से इसका ऑर्डर डिसाइड होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड होता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है तो आप इसका ऑर्डर कैसे बताएंगे, तो नंबर ऑफ रोज आप काउंट कर लीजिए और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लीजिए। जैसे आपने काउंट किया यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे लिखोगे 4 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 एंड 4 बाई 4। इसको पढ़ा कैसे जाता है, अगर रिटन पढ़ना हो इसको तो आप पढ़ेंगे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 4/4 या 4 क्रॉस 4, ठीक है। यानी कि अगर आपको इससे एलिमेंट काउंट करने हैं कि 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे, तो 4 4 जा 16, इसमें आपके 16 एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता कर सकते हैं कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। और हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी ऑर्डर लिखेंगे तो रोज को हम पहले लिखेंगे और कॉलम को उसके बाद लिखेंगे, यानी कि रोज बाई कॉलम। क्लियर, कॉलम बाई रोज नहीं, कॉलम पहले नहीं आएगा कभी भी, क्या आएगा, रोज बाई कॉलम। क्लियर है, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं हम कि जैसे किसी ने एक मैट्रिक्स लिखा, देखिए 2 3 4 5 6 7 एक मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें कॉलम रोज कितने हैं, 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 3 क्रॉस 2, ठीक है। या किसी ने ऐसे ही नहीं, ऐसे लिख दिया 2 3 4 5 6। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका ऑर्डर कैसे बता पाएंगे हम, तो इसमें ऑर्डर क्या है, पहला रो दूसरा रो यानी 2 और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम यानी 2 क्रॉस 3। याद रखिए 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 ये सेम नहीं है। ऐसा ना हो कि ऐसे किसी ने इसी डाटा को ऐसे लिख दिया 2 3 4 5 6 7, तो आप ये समझ जाएं कि ये भी डाटा वही है 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 2 3 4 और 5 6 7 है, तो ये सेम हो गया। नहीं, तुरंत इसका क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, इसका 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2। तो ये कभी भी 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 सेम नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सपोज कर लीजिए डाटा को अगर हम चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपका कस्टमर वाला, जैसे मान लीजिए कस्टमर 1 है, ये कस्टमर 2 है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है और ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। अब हम ये बता सकते हैं, देखिए अगर थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ढूंढना हो तो हम आराम से ढूंढ सकते हैं। और यही बात अगर हम दूसरे वाले मैट्रिक्स में जाएं तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें तो थर्ड रो है ही नहीं, इसमें तो कॉलम चेंज होंगे। अब आप इसका डाटा अलग तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है और इसका डाटा अलग, ऐसे मैं रो 3 में खोजूं, यहाँ रो 3 है ही नहीं, फिर इसमें मिलेगा ही नहीं। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये सेम मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं, यानी कि अगर ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा तो सेम मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं। जैसे बस डाटा ये मिलने से नहीं हो जाएगा काम, यहाँ पे डाटा मिलने से केवल काम नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा काम कब, जब एलिमेंट एज वेल एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम। चलिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लीजिए मैं अब इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे इस एलिमेंट्स को मुझे रिप्रेजेंट करना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ऐसे सपोज कर लीजिए, देखिए पहला
ये जो मैं एंट्री कर रहा हूं वो किसके लिए है, पहले रो में कर रहा हूं और पहले कॉलम में कर रहा हूं। मान लो ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये रो 2 है, ऐसे। तो ये देखो, ये पहले कॉलम में मैं, पहले रो में मैं पहला एंट्री कर रहा हूं, यानी पहले रो के पहले कॉलम में मैं एंट्री कर रहा हूं। दूसरा अगर ऐसे ही देखूं तो पहले रो में दूसरा कॉलम है ये, और ऐसे ही तीसरा एंट्री करूं मैं तो पहला ही रो चलेगा, लेकिन यहां कॉलम क्या हो जाएगा, चेंज। ऐसे ही मैं करता जाऊं तो ये पहले रो में ही सपोज कर लीजिए nth कॉलम होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर दूसरा रिप्रेजेंट करूं तो यहां देख पाऊंगा क्या कि दूसरा रो चल रहा है और पहला कॉलम, फिर ऐसे ही दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, सॉरी दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो दूसरे रो में ही nth कॉलम पे मैं पहुंच जाऊंगा। और ऐसे ही मैं इस चीज़ को लिखूं, 3rd one 31 32 33 एंड सो ऑन 3n, और इसको ऐसे ही बढ़ाता जाऊंगा। तो ऐसे सपोज कर लीजिए ये मैं m रो पे पहुंच गया, m रो पे तो कॉलम पहला रहेगा, और यहाँ पे m रो पे कॉलम दूसरा, m रो पे कॉलम तीसरा, ऐसे ही सबको पहुंचाऊं मैं, ठीक है। तो ये सब मिलके कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका a के m रो पे, और कॉलम इसका कौन सा होएगा, nth कॉलम। अब इसका ऑर्डर मुझे बताना हो, इसका ऑर्डर मुझे बताना हो तो मैं कैसे काउंट करूंगा। तो देखो मैं ऐसे काउंट करूंगा कि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3rd 4th 5th 6th 7 8, और रो का लास्ट में क्या हो गया, m। तो हम यहाँ पे ऑर्डर बताएंगे m, फिर आएंगे कॉलम को काउंट करने, 1st कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम, और ये कॉलम कहाँ तक गया, nth कॉलम तक। तो यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा, m क्रॉस n, ठीक है। रो पहले यानी कि नंबर ऑफ रोज इज m एंड नंबर ऑफ कॉलम इज n। अगर एलिमेंट निकालने होंगे तो हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आएंगे, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो m क्रॉस n यानी कि m मल्टीप्लाइड बाई n कर देंगे, इसके अंदर के एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। अभी तक तो हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उनकी हम बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स मैं बनाऊं, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स या कोई भी ऐसा डाटा है जो उसका मैट्रिक्स मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, और उसमें पाऊं क्या कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं सिंगल हो, यानी कि एक नंबर ऑफ कॉलम्स हो। जैसे किसी ने ऐसे डाटा लिख दिया 3 2 4 7, क्लियर है, इस तरह किसी ने डाटा लिख दिया और क्या हो गया, अब इसको काउंट करने जाऊंगा तो रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4, लेकिन कॉलम कितना है, केवल 1 है। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 4 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 1 का ऑर्डर आएगा। इस वजह से यानी कि इसके कॉलम जो हैं वो कितने हैं, 1 है। यानी कि अगर कॉलम मैट्रिक्स हमको डिसाइड करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं नंबर ऑफ कॉलम इज 1। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सिंगल हो, 1 हो, ठीक है, दैट विल बी द कॉलम मैट्रिक्स। और ऐसे ही आपका सेकंड आता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। मैं मिटाता हूं और इसको दिखाता हूं आपको दूसरा डाटा लिख के। जैसे यहां पे दूसरा आता है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कैसा होगा, तो जैसा कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनेशन है कि नंबर ऑफ रोज, अगर नंबर ऑफ रोज जो होंगे, ठीक है, रो वो कितना हो, सिंगल हो, यानी कि एक रो हो। अगर किसी भी ऐसा मैट्रिक्स बनाया जाए जिसमें हम नंबर ऑफ रोज क्या कर लें, 1 कर लें, तो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। जैसे किसी ने डाटा दे दिया 3 4 7 8, ऐसे। अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखने जाएंगे तो हम इसको कह सकते हैं 1 क्रॉस 4, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। या दूसरा डिफिनेशन भी अगर रो मैट्रिक्स का देना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि अ मैट्रिक्स दैट हैज ऑर्डर 1 क्रॉस ऑर्डर
1 क्रॉस n, और वापस पिछला कॉलम के लिए देना पड़े तो आप ये कह सकते हो कि m क्रॉस 1, अगर ये ऑर्डर का होगा m क्रॉस 1 का, वेयर m कुछ भी हो सकता है, n भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर। रो मैट्रिक्स के बाद एक और मैट्रिक्स आती है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्क्वायर का ही डिफिनीशन क्या होता है, स्क्वायर का डिफिनीशन यही होता है कि आप नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, लेंथ ऑफ साइड से कह लो या फिर साइड्स क्या कह लो, इक्वल हो। तो वही बात यहां पे है स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएंगे, जब नंबर ऑफ रोज, स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएंगे, नंबर ऑफ रोज जो हो वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। क्लियर। जैसे किसी ने एक डाटा लिखा A11 A12 और A22 21 22, इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें ध्यान से तो ये मैट्रिक्स कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, इक्वल हैं। जैसे अगला मैं एक बोर्ड बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ये कितने का है, 3 क्रॉस 3 का है, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो डायगोनल से एक आइडिया तो बन गया होगा कि जैसे डायगोनल बनता है, यानी कि तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो तभी निकलता है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if जो उसके डायगोनल एलिमेंट हो, यानी कि केवल और केवल डायगोनल पे एलिमेंट मौजूद हों। अब देखिए डायगोनल पे भी एक सवाल उठ जाता है कि देखिए किसी भी अगर स्क्वायर बना लें तो स्क्वायर में 2 डायगोनल्स आते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर ही बनाएं, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं इसलिए मैं स्क्वायर का एग्जांपल ले रहा हूं। स्क्वायर भी अगर मैं बनाता हूं तो देखिए स्क्वायर अगर ऐसे बनता है तो इस पे क्या आता है, 2 डायगोनल, एक ये डायगोनल होता है और एक ये डायगोनल होता है। मान लो ABCD अगर स्क्वायर है तो एक AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल है। क्लियर। तो यहां पे जो 2 डायगोनल होते हैं इसमें एक डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, जिसपे हमको काम करना होता है। यानी कि अगर हम यहां पे बात करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ देयर इज ओनली एलिमेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कहां से आता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल यहां से स्टार्ट होता है, शुरू से 1 यहां से स्टार्ट हो गया, सपोज कर लो 1 हो गया यहां पे, और बाकी आइटम पे 0 हो, यहां 0, मान लो यहां 5 हो गया, 0 7 हो गया। तो देखिए ये डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स को, जहां पे हम एंड कर रहे हैं मैट्रिक्स को। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, हमेशा और हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर प्रिंसिपल डायगोनल पे, आपके प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो कोई नंबर्स हों, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नंबर्स हों, और बाकी के सारे एलिमेंट्स, बाकी के बचे हुए सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है सेम टू सेम डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स में बात यही रहती है कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बस रीजन क्या बदलता है उसमें कि जो यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट हैं वो एलिमेंट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। मींस 2 3, अगर मान लो 2 ले रहे हो, पहले इस प्रिंसिपल डायगोनल को हम हटाते हैं, इस प्रिंसिपल डायगोनल पे हम सीधे सीधे कहते हैं, जैसे यहाँ पे 3
3 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक स्केलर, यानी कि अगर एक कोई स्केलर क्वांटिटी ली जाए, स्केलर क्वांटिटी आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, एक स्केलर क्वांटिटी ली जाए, वो क्वांटिटी सेम टू सेम यहां पे कॉपी कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपका एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे किसी ने 2 क्रॉस 2 का बनाया, इसने स्केलर मैट्रिक्स बना -1 0 0 और -1। -1 इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए 2 क्रॉस 2, तो एक तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा नहीं तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। और डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है ही, बस इस पे क्या हुआ है, एक स्केलर क्वांटिटी सेम हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स बन गया। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आपका बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी एक यही रीजन होता है कि देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। बस यहीं पे ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, बस यहीं पे जो हम आइडेंटिटी की जगह स्केलर लिख रहे थे, वो स्केलर और आइडेंटिटी में बस यही अंतर होता है कि सीधे सीधे प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है, 1। ठीक है, 1। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक तरह से हम और डिफिनीशन दे सकते हैं। जैसे हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमको दिखाना होता है तो उसका हम एक सिंबल यूज करते हैं, मैट्रिक्स का सिंबल। यहां पे सिंबल यूज होता है जैसे मैट्रिक्स को दिखाने के लिए ऐसे AIJ। सपोज कर लीजिए I जो है वो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और ये गया M तक, और J जो है वो 1 से लेके N तक। क्लियर, M कॉलम और M रोज और N कॉलम। ठीक है, तो ऐसे अगर हम कहें कि जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू जो होगी ये AIJ, ये 1 होगा। अगर हमको यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक नया डिफिनेशन देना है, AIJ की वैल्यू 1 होगा। और ये कब होगा IJ की वैल्यू 1, जब when I is equal to J, यानी कि AIJ की वैल्यू 1 होगी जब I इज इक्वल टू J। और यही बात कि AIJ की वैल्यू अदर प्लेस पे 0 होगी when I इज नॉट इक्वल टू J। जैसे सपोज कर लीजिए I की जगह पे मैंने 1 रखा और J की जगह पे 1 रखा, ऐसे एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे देख सकते हैं आप A11 A12। अगर 3 क्रॉस 3 का मुझे मैट्रिक्स बनाना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो देखिए अगर I और J की वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि देखिए ये 1 1 2 2 3 3, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जो है, इस पे जो I और J की वैल्यू यानी कि नंबर रोज और कॉलम की जो वैल्यू है वो सेम है। तो इन सब वैल्यूज के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 1 और 1। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1। यहां I और J इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। यहां इक्वल नहीं है, ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 0 1। When I is equal to J, the value of diagonal यानी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इज 1, एंड उसके अलावा बाकी हर एक प्लेस पे जहां I और J इक्वल नहीं होंगे वहां पे मैं क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अलग से डिफिनेशन तैयार हो जाता है। बट याद रखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लेंगे। अब देखिए एक और मैट्रिक्स आता है जो सबसे आसान पड़ता है, इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है, जिसका हम नाम देते हैं नल मैट्रिक्स या इम्प्टी मैट्रिक्स। चलिए, तो नल के नाम से आप सीधे सीधे बता सकते हो, नल का मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं। नल मैट्रिक्स या इसी को हम कहते हैं इम्प्टी मैट्रिक्स। मतलब क्या कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स बनाऊं और वो क्या हो जाए, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज 0, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज 0, इसका एक और नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स से भी जानते हैं। ठीक है, तो या फिर तीसरा मैं बताऊं ऐसे, 3 क्रॉस 3 का मैं बनाऊं और 3 क्रॉस 3 में ये क्या हो जाए, सारे एलिमेंट्स उसके जो हो वो क्या हो जाए, 0। ये 2 क्रॉस 2 का बन गया और ये 3 क्रॉस 3 का बन गया। यहां पे आपका
सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा या नल मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म होते हैं और एक अगला टॉपिक है, इस पे एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को हमको कंपैरिजन करना है, इक्वल दिखाना है। देखिए तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, तो एक सिंपल सी बात है कि दो मैट्रिक्स में इक्वलिटी या इक्वल अगर हमको करना है तो सिंपल सी बात यह है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो मैट्रिक्स में। अगर ऑर्डर डिफरेंट हुआ तो हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, यानी कि इक्वलिटी हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अगर सपोज कर लीजिए यहां ए बी सी डी हो, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। अगर इसको किसी मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है तो इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स बना 2 3 4 और 5, तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। और कैसे इक्वल बता सकते हैं, जब सिंपल सी बात है, जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 2 3 4 और 5 ऐसे, तो ये अपने आप के ही बराबर होगा। यानी कि अगर अगला हम कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि वो ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए। सपोज 2 क्रॉस 2 हो रहा है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो और जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, जैसे ये 1 1 पोजीशन है, ये 1 1 पोजीशन है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये 1 2 पोजीशन, ये 1 2 पोजीशन, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि जो एलिमेंट जिस प्लेस पे है, अगले वाले मैट्रिक्स में भी उसी प्लेस का जो एलिमेंट है उसको सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, इक्वलिटी हो जाएगी। इक्वल तभी और तभी होंगे जब पोजीशन के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे मैंने यहां पे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे तभी जब ये ए की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, 4, सी की वैल्यू क्या होगी, 3 और डी की वैल्यू क्या होगी, 5। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वल। अगर इनमें से कोई एक भी चेंज हो जाता है, एक भी चेंज हो जाता है तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल, जैसे इक्वालिटी का एग्जांपल एक लेते हैं। सपोज कर लीजिए एक कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है A 3 4 5 और यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है 0 x y और 7 के, 7 सॉरी ये 5 के। ठीक है, और पूछा जाए कि अब बताइए कि ये इक्वल है, मतलब इक्वल है, तो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। तो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी जो हो जाएगी, ये देखिए ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू नहीं शुड बी 0, ए जो होना चाहिए वो 0 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो पोजीशन वैल्यू है, पोजीशन एलिमेंट है वो 0 है और ये ए है, और ये दोनों बीच में साइन क्या लगा है, इक्वालिटी का साइन लगा है, तो ए की जी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 और y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4। ठीक है, तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।